व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी भी आपकी शुरू होती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से, क्योंकि ये इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। तो बात करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बेसिकली होता क्या है? दीज आर अ ग्रुप ऑफ टेस्ट। ये क्या है? ग्रुप ऑफ टेस्ट है दैट मेजर हाउ वेल योर लंग्स वर्क, कितनी अच्छी तरीके से आपकी लंग्स जो हैं काम कर रहे हैं। हाउ वेल द लंग्स टेक इन एंड एक्सेल एयर, कितनी अच्छी तरीके से एक तो लंग्स आपकी काम कर रही हैं, कितनी अच्छी तरीके से ये आपकी लंग्स जो हैं एयर को इन लेती हैं और एक्सेल करती हैं। हाउ एफिशिएंटली दे ट्रांसफर ऑक्सीजन इनटू ब्लड, कितनी एफिशिएंटली ये ट्रांसफ़र करती हैं ऑक्सीजन को आपके ब्लड के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले तीन चीज़ें दिखाती हैं। क्या कौन सी वो तीन चीज़ें हैं? हाउ वेल योर लंग्स वर्क एंड हाउ वेल इट टेक्स इन एयर एंड एक्सेल्स आउट एयर, और तीसरी चीज़ ये कितनी मतलब कि कितने कैसे ये ट्रांसफ़र करती हैं ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे PFTs और LFTs आर यूजफुल इन assessing the functional status of the respiratory system, right. PFT या lung function test, PFT pulmonary function test या lung function test are useful in assessing the functional status। ये यूजफुल होता है assessing the functional status of the respiratory system। ये respiratory system के एक functional status को आपके बताने में हेल्प करता है, राइट। फंक्शनल स्टेटस को कि आपका कितना अच्छा या एफिशिएंटली आपका लंग्स जो है काम कर रही हैं, राइट। बोथ इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन, बोथ ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये बताता है कि आपकी कितनी अच्छी तरीके से जो है फंक्शनल स्टेटस आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एयर। ये वॉल्यूम्स ऑफ एयर की मेजरमेंट पे बेस्ड है। ब्रीदिंग इन पे मेजर पे बेस्ड है कि ब्रीदिंग इन कैसे हो रही है, ठीक है ना। और किस पे बेस्ड है ये? ब्रीदिंग इन एंड आउट ऑफ द नॉर्मल ब्रीदिंग एंड फोर्स ब्रीदिंग पे, ठीक है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एयर, ठीक। ये मेजरमेंट पे बेस्ड है वॉल्यूम्स ऑफ एयर, जैसे कि आपकी टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे आपकी बेस्ड है। और ये ब्रीथ इन ब्रीथ इन आउट नॉर्मल ब्रीदिंग एंड फोर्स ब्रीदिंग के ऊपर पे, ठीक है, जिसकी आगे मैं बात करूँगा, ठीक है ना। इट इज़ कैरीड आउट बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर से के द्वारा होती है। तो ये बेसिकली एक स्पायरोमीटर है। इसमें आप सांस फूंकते हो और कैलकुलेट करते हो कि टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैसा है, ठीक है ना। तो ये मतलब कि ये फंक्शनल स्टेटस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की आपका कितना फंक्शनैलिटी है, और अगर कोई फिजियोलॉजिकल चेंज आया है, पैथोलॉजिकल चेंज आया है, तो उसको ये डिफाइन करता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन मेजरमेंट ये वॉल्यूम्स ऑफ एयर के ऊपर मेजरमेंट डिपेंड करती है। और नॉर्मल ब्रीदिंग और या फोर्स ब्रीदिंग अगर हुई तो उसके वॉल्यूम्स के ऊपर कैसे चेंजेस आएगा, तो उसके ऊपर ये पैथोलॉजी का पता लगाता है, राइट। ये स्पायरोमीटर है। तो ऐसे ही देखो सांस छोड़ेंगे और अंदर सांस के ये कैलकुलेट कर लेगा कि कितनी वॉल्यूम कितना कैसे गया, ठीक है ना। और यहाँ पे नाक बंद करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, ठीक। लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़। अब कुछ लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ की मैं बात करूँगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो अभी पढ़ लो। लंग वॉल्यूम आर द स्टैटिक वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथेड बाय एन इंडिविजुअल, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग अंडर स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द थोरैक्स, राइट। तो क्या होता है कि लंग वॉल्यूम जो होता है एक स्टैटिक वॉल्यूम है। पहली बात तो ये याद रखो कि स्टैटिक वॉल्यूम है, कोई वेरिएबल वॉल्यूम नहीं है। और ये कैसा वॉल्यूम है? ऑफ द एयर ब्रीथेड बाय इंडिविजुअल, कितना एयर जो है ब्रीथ किया इंडिविजुअल, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द थोरैक्स। ये स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ थोरैक्स में ये कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो 4 लंग वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है ना। क्या कौन कौन से 4 लंग वॉल्यूम्स हैं? और डिपेंड्स ऑन एज, वेट, जेंडर एंड बॉडी पोजीशन। कितना एज है, बच्चा है तो कम होगा एक्सपिरेटरी एफर्ट, वॉल्यूम कम होगा। वेट है अगर ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। जेंडर मेल फीमेल में भी डिफरेंस आता है। और बॉडी पोजीशन पे भी डिफरेंस आता है कि सुपाइन है तो कितना एक्सेल या इनहेल करेगा, या प्रोन पोजीशन है तो कितना एक्सेल इनहेल करेगा, ठीक है ना। तो इस सब पे डिपेंड करता है। 2 और मोर वॉल्यूम व्हेन कंबाइंड इज कॉल्ड अ कैपेसिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 2 और मोर वॉल्यूम को हमने कंबाइन कर दिया तो उसी को कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैपेसिटी इज डिफरेंट। कैपेसिटी देखो, वॉल्यूम हम लोग डायरेक्ट स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं,
कैपेसिटी जब हम लोग को मेज़र करना होता है तो दो वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ है। तो लंग वॉल्यूम क्या क्या है? लंग वॉल्यूम आपने सुना ही होगा कि टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हम लोग नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन पे होता है, ठीक है ना। इट्स अ वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग अ रिलैक्स इंस्पिरेशन फॉलोड बाय एक्सपिरेशन, ठीक। तो रिलैक्स हमने इंस्पिरेशन किया और रिलैक्स एक्सपिरेशन कर दिया, ठीक है, समझ में आती है ये बात। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ गैस, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट कैन बी इंस्पायर्ड अबव टाइडल इंस्पिरेशन। अब ये 3000 ml का होता है। बेसिकली क्या होता है, हमने टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीथिंग कर ली, ठीक है, फिर उसके ऊपर हमने कितनी सांस ले सकते, जैसे तुम मान लो कि जब तुम्हारी सांसें चढ़ रही हों, जैसे तुमने नॉर्मल सांस ले ली, ठीक है, और फिर तुम सांस खींच रहे हो ऐसे करके, ठीक है ना, सांस खींच रहे हो, तो उसमें कितना सांस तुम खींच सकते हो, तो वो सांस खींचने का वो होता है 3000 ml तक तुम खींच सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन। अब तुमने सांस छोड़ी, नॉर्मली सांस छोड़ दी, लेकिन हो सकता है तुम अपने आप करके देखो, तुम और सांस छोड़ सकते हो ना, और वो सांस जितनी तुम छोड़ सकते हो तो खींचने के लिए तो तुम 3000 ml तक खींच सकते हो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद, लेकिन छोड़ने के लिए तुम 500 ml के बाद तुम खाली 1000 ml और छोड़ सकते हो, ठीक है ना, एयर का। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब तुमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन पूरी सांस अपने अंदर की निकाल दी, अब तुम्हारे लंग, अच्छा ठीक है, जब अब जैसे मानो अगर तुमने अपने लंग्स की पूरी सांसें ही निकाल दी, हर एक सांस निकाल दी, तो क्या होगा, लंग कोलैप्स नहीं कर जाएगा, लेकिन उसको कोलैप्स करने से बचाने के लिए एक रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, जो आपकी फोर्स एक्सपिरेटरी कैपेसिटी फोर्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद भी एक वॉल्यूम बचता है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, राइट। तो वो करीबन 1500 ml होता है और वो आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है ना। अब लंग कैपेसिटी की बात करते हैं। लंग कैपेसिटी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वॉल्यूम्स, राइट। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इंस्पायर्ड इन टू अदर लंग आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बेसिकली क्या है, अब समझो, तुमने सांस छोड़ी, ठीक है ना, नॉर्मल सांस छोड़ दी, ठीक, उसके बाद तुमने पहले तो टाइडल वॉल्यूम वाली इंस्पिरेशन ली, फिर उसके बाद तुमने कौन सी इंस्पिरेशन ली, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तुमने ली। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है 3000 ml होती है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होती है, तो कितना हो गया 3500 ml, ठीक है ना, ये समझ में आता है तुम्हें। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ गैस रिमेन्स इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, अमाउंट ऑफ लंग दैट रिमेन्स इन लंग आफ्टर रेजिडुअल एक्सपिरेशन। तुमने मान लो नॉर्मल एक्सपिरेशन कर ली, ठीक है, नॉर्मल सांस छोड़ दी, अब तुम्हारे लंग में कितनी सांस बचेगी? एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम वाली सांस बचेगी, एक होता है तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाली सांस बचेगी, जो तुम फोर्सफुल एक्सपिरेशन निकालते हो। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन वाला जो सांस है वो कितनी होती है? तुम्हारी 1000 ml होती है, और 1500 ml होती है तुम्हारी रेजिडुअल वॉल्यूम। तो कितना टोटल वॉल्यूम होगा? 2500 ml हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी इज बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस एक्सपायर्ड फ्रॉम अ लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो है एक्सपायर करें आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मैक्सिमम मतलब हम लोग कितना ले सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम एक्सपिरेशन कितना ले सकते हैं? IRV तक ले सकते हैं, पूरा IRV खींच लिया हमने। अब IRV तक खींच लिया, उसके बाद वाइपरली कैपेसिटी कैसे डिफाइन करें कि कितना हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं? तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? IRV इंक्लूड होगा, और क्या इंक्लूड होगा? TV इंक्लूड होगा, और क्या इंक्लूड होगा? ERV इंक्लूड होगा। ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हो गई, ठीक है ना। तो कितना कितना ml है? 3000 ml इसका, फिर उसके बाद 500 ml इसका, 3500 और प्लस 1000 इसका, तो 4500 ml हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आती है ये चीज़। TLC मैक्स क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लंग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इंस्पायर्ड टू एक्सपैंड द लंग्स टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो होता है इंस्पायर हम लोग करते हैं टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इंस्पायर टू एक्सपैंड द लंग्स टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट। मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम लोग लंग्स को खींचना चाहें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस, तो उसमें सब वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है ना। IRV भी आ जाएगी, टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगी, ERV भी आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ठीक है ना। तो कैलकुलेट करो मेरे साथ। टाइडल वॉल्यूम कितना? 500 ml, ठीक है ना। 3000 ml का तुम्हारा IRV होता है 3500 ml, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा ERV 1000 ml 4500 ml,
और फिर तुम्हारा रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि 1500 ml होता है, तो 4500 प्लस 500 तुम्हारा 5000 और 5000 प्लस 1000 तुम्हारा 6000 वॉल्यूम, ठीक है ना। तो 6000 ml हो गई TLC, ठीक। अब यही ग्राफ है, अब ग्राफ समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये मान लो कि तुम्हारा रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि होता 1500 है, लेकिन ग्राफ में सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा ये 1000 तक बनाया है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा जूम करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे। अभी क्या है कि ये एक है एक्सपीरेशन फेज, ये है इंस्पिरेशन फेज। अभी ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है, ये क्या है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम है। अब टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 ml होता है, ठीक है ना। और उसके बाद तुम्हारा जैसे मान लो कि ये टाइडल वॉल्यूम हो गया, टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना तुम एक्सपायर कर सकते हो, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और इसके अलावा तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो कि तुम इंस्पायर कर सकते हो, ये एक्सपायर कर सकते हो, ठीक। अब इसको मैं जोड़ दूँ, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। IRV प्लस TV, मतलब कि ये क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कितनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है ना। और अब इसी के बाद अगर मैं बात करूँ कि कितनी वाइटल कैपेसिटी होगी, वाइटल कैपेसिटी कितना, मतलब कि सारी वॉल्यूम एक्सेल करने के बाद तुम्हारी कितना लंग एयर खींच सकते हो, तो वो वाइटल कैपेसिटी हो गया, ठीक है ना। कितना एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर एक्सपायरिंग टू दिस मैक्सिमम एक्सटेंट, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, राइट। तो ये वाइटल कैपेसिटी हो गई, ठीक है। FRC क्या होगा, जो रेजिडुअल वॉल्यूम तुम्हारे उसके बाद बचा, किसके बाद, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद बचा, तो वो क्या होगा तुम्हारा ERV प्लस ये RV, तो ये FRC हो गया। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड टू एक्सटेंड द लंग टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट, तो ये तुम्हारा TLC हो गया जो कि 6000 ml होता है, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग क्या क्या होती हैं, तो मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग की हम मैं बात करूँगा तो क्या क्या होता है बेसिकली समझने की कोशिश करो कि इंस्पिरेशन जो होता है वो एक कैसा प्रोसेस होता है, वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इंस्पिरेशन में तुम एक्टिवली सांस खींचते हो, एक्सपिरेशन क्या होता है क्वाइट ब्रीदिंग, ये पैसिव ब्रीदिंग होती है, ठीक है ना। और ये एक्टिव हो सकती है जब कोई पैथोलॉजी हो, ये पैसिव लेकिन बेसिकली होती है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इवैल्यूएट्स वन और मोर मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये इवैल्यूएट करता है वन और मोर मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो क्या क्या है, लंग वॉल्यूम को इवैल्यूएट करेगा, एयरवे फंक्शन को इवैल्यूएट करेगा कि एयरवे फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। गैस एक्सचेंज को इवैल्यूएट करेगा कि एयरवे का फंक्शन है, लंग वॉल्यूम सही है नहीं है, ठीक है ना, और गैस एक्सचेंज है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिकेशंस और पर्पसेस इसकी, तो क्या क्या इंडिकेशंस हैं या पर्पस हैं इसके, तो डिटेक्ट डिजीज़, इट सर्व एज अ डायग्नोस्टिक टूल और इन्वेस्टिगेशन टूल, ठीक है ना। तो ये डिजीज़ को डिटेक्ट करेगा बेसिकली, ठीक। ये इवैल्यूएट करेगा सीवियरिटी, एक्सटेंट एंड मॉनिटर द कोर्स ऑफ डिजीज़, ये सीवियरिटी, एक्सटेंट और कोर्स को इवैल्यूएट करेगा डिजीज़ के, ठीक है ना। इवैल्यूएट ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट तुमने दे दिया तो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। सीवियरिटी, एक्सटेंट एंड मॉनिटर द कोर्स ऑफ डिजीज़, ठीक है ना। मेजर द इफेक्ट्स एंड रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट एक्सपोजर्स, ये क्या करता है, ये मेज़र करता है इफेक्ट्स को, रिजल्ट करता है ट्रीटमेंट को एक्सपोजर्स को, ठीक है ना। ये मेज़र करता है इफेक्ट को और रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट एक्सपोजर को, ये मतलब कि इफेक्ट कितना पड़ा है या नहीं पड़ा है, रिजल्ट कितना कैसा आया है ट्रीटमेंट एक्सपोजर्स का, उसको भी मेज़र करता है, राइट। तो ये चीज़ है इसके बारे में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे PFT कैन हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ, किसके डायग्नोसिस के लिए हेल्प कर सकता है, बेसिकली ये कर सकता है अस्थमा की डायग्नोसिस के लिए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के डायग्नोसिस के लिए, कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए उनकी डायग्नोसिस, लंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकिक्सटेसिस, एलर्जी, इन सब की डायग्नोसिस के लिए हेल्प कर सकता है। अस्थमा हो गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना। ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे, मतलब कि ब्रोंक्यूल्स, अस्थमा के केसेस में अस्थमा जानते हो, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, लंग फाइब्रोसिस हो गया तो क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी क्या इतना पड़ेगा, राइट। ब्रोंकिक्सटेसिस, देखो बहुत सॉरी कि मैं उबासी लिया, बिकॉज मैं सोया नहीं हूँ 2 दिन से, तो आई गेस तुम लोग थोड़ा सा इसके लिए माफ़ करना, ठीक है ना। हो जाता है कभी कभी यार, इंसान हूँ, ठीक है ना। तो लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, ब्रोंकिक्सटेसिस हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, राइट। इम्फाइसीमा हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया,
एस्बेस्टोसिस हो गया विच इज़ कंडीशन कॉज बाय एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस, ठीक है ना। इम्फाइसीमा हो जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगी, एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। सार्कोइडोसिस विच इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर लंग्स। तो सार्कोइडोसिस में बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसके, आपके लंग्स का, लिवर, लिम्फ नोड्स, आई एंड अदर टिश्यूज, इसमें इन्फ्लेमेशन सब चीज़ों का हो जाता है, लेकिन मेनली लंग्स का। पल्मोनरी ट्यूमर हो गया कोई, ठीक है ना। तो ये सब कारण हम लोग ये सब चीज़ों को हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकिक एलर्जी, ठीक है ना। और इम्फाइसीमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एस्बेस्टोसिस, ठीक, सार्कोइडोसिस और पल्मोनरी ट्यूमर को। अब बात करते हैं स्पायरोमेट्री की। स्पायरोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एयर कैपेसिटी ऑफ द लंग। एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेज़र करने में हेल्प करता है, मेज़र करने में एयर कैपेसिटी को। मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ एयर मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग द कंट्रोल वेंटिलेटरी मैन्यूवर्स। ये किसको मेजरमेंट करता है, पैटर्न ऑफ एयर मूवमेंट को। ये पैटर्न ऑफ एयर मूवमेंट को मेज़र करने की कोशिश करता है इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग कंट्रोल वेंटिलेटरी मैन्यूवर्स, कि कुछ कंट्रोल वेंटिलेटरी मैन्यूवर्स में ये पैटर्न ऑफ एयर मूवमेंट को ये मेज़र करता है। स्पायरोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द एयर फ्लो। ये इसको मेज़र करता है, एयर फ्लो को, वेंटिलेटरी रेगुलेशन को, वेंटिलेटरी मैकेनिक्स को, एंड लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द फोर्स एक्सपिरेटरी मैन्यूवर फ्रॉम फुल इंस्पिरेशन, राइट। तो स्पायरोमीटर क्या करता है, इट इज़ यूज टू मेज़र द एयर फ्लो। ये एयर फ्लो को मेज़र करता है कि कैसा एयर फ्लो है, सही है या नहीं है, राइट। और वेंटिलेटरी रेगुलेशन को मेज़र करता है, राइट। वेंटिलेटरी मैकेनिक्स को मेज़र करता है कि वेंटिलेशन का रेगुलेशन कैसा है, मैकेनिक्स कैसी है, लंग वॉल्यूम्स कैसी हैं, ठीक है ना। एंड लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द फोर्स एक्सपिरेटरी मैन्यूवर एंड फ्रॉम फुल इंस्पिरेशन, राइट। ये एक स्पायरोमीटर है, समझ रहे होगे, दिख रहा होगा कि ये माउथ पीस है जिससे हम लोग सांस लेते छोड़ते हैं। PFT is used to evaluate physiological aspect of breathing from respiratory muscle function to the diffusion of gas at the alveolar wall। PFT जो है evaluate करने में help करता है physiological aspects of breathing from respiratory muscle function to the diffusion of gas at the alveolar wall। इसको ये evaluate करने के लिए यूज़ करते हैं अपन। PFT helps in physiotherapist to distinguish between obstructive and restrictive lung problems and to select appropriate treatment। PFT जो है फिजियोथेरेपिस्ट को हेल्प करता है कि डिस्टिंग्विश कर सके वो ऑब्स्ट्रक्टिव है या रिस्ट्रिक्टिव लंग प्रॉब्लम्स को, और उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट दे सके, ठीक है ना। इट ऑल्सो मेजर्स द इफेक्ट ऑफ द गिवन ट्रीटमेंट। ये इफेक्ट मतलब कि ट्रीटमेंट अगर दे दी तो उसका इफेक्ट आया नहीं आया, ठीक है, उसको भी मेज़र करता है। तो PFT किस लिए यूज़ होते हैं, यूज टू इवैल्यूएट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्रीदिंग जो कि रेस्पिरेटरी मसल से लेते हैं, फंक्शन टू डिफ्यूजन ऑफ गैस इन द एल्वियोलर वॉल। लंग फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पायरोमेट्री। कुछ लंग फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पायरोमेट्री को अफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई या कुछ रिस्ट्रिक्टिव एलिमेंट्स हो गए। तो ये कुछ लंग फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्पायरोमेट्री को। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, कंप्लाइंस हो सकता है, कंप्लाइंस में कोई प्रॉब्लम है, कि डिस्क्राइब स्टिफनेस ऑफ द लंग। ये स्टिफनेस ऑफ द लंग को डिस्क्राइब करता है कि अगर ये अगर स्टिफ रहा तो स्पायरोमेट्री पे कायदे से नहीं मेजर होगा। चेंज इन द वॉल्यूम ओवर द चेंज इन प्रेशर। चेंज कितना है वॉल्यूम में प्रेशर के चेंज पे, राइट। इलास्टिक रिकॉयल क्या है, ठीक है ना। इलास्टिक रिकॉयल में बेसिकली क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ द लंग रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग स्टेट। तो टेंडेंसी है या नहीं लंग की, ताकि वो अपने रेस्टिंग स्टेट पे आ पाए कि इलास्टिक रिकॉयल है उतना नहीं है, ठीक है ना। A lung that is fully stretched has more elastic recoil and thus larger maximal flows of gas। अगर जो लंग जो है फुल्ली स्ट्रेच कर जा रहा है तो उसका जो है इलास्टिक रिकॉयल ज़्यादा है और मैक्सिमल एयर फ्लो ऑफ गैसेस होती हैं इसमें। रिस्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड बाय लंग, ठीक है ना। रेजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती हैं, जो रेजिस्ट करें, वो लंग वॉल्यूम पे अफेक्टेड होती हैं। एज, सेक्स, हाइट, वेट, रेस, डिजीज़, ये सब पे डिपेंड करती है। एज, सेक्स, हाइट, वेट, डिजीज़, रेस, ठीक है ना, ये सब पे डिपेंड करती है। या ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे भी ये रेजिस्टिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ठीक है ना। PFT प्रोसीजर। PFT का प्रोसीजर क्या है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी मैन्यूवर इज़ द कॉमन क्लिनिकल अप्रोच। तो फोर्स एक्सपिरेटरी मैन्यूवर जो होता है एक कॉमन क्लिनिकल अप्रोच होता है। रिजल्ट्स आर फाउंड इन पेशेंट्स चार्ट और मॉनिटर। इसके रिजल्ट्स कहाँ हम लोग देखते हैं, इन पेशेंट्स चार्ट मॉनिटर पे देखते हैं, ठीक है ना। PFT के ठीक मॉनिटर पे जैसे तुमने एक्सपायर किया
फोर्ड एक्सपिरेटरी मैन्यूवर लगाया तो उसके बाद वो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो चार्ट या मॉनिटर में दिखेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन स्पायरोमेट्रिक वैल्यूज़ आर FeV1 एंड FeC। तो कॉमन स्पायरोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं वो FeV1 और FeC है। तो FeV1 और FeC का हम लोग रेशियो लेते हैं। बेसिकली FeV1 है क्या, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, मतलब कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एक्सपायर्ड इन 1 सेकेंड होता है, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो लंग वॉल्यूम एंड पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। तो लंग वॉल्यूम और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट PEF और PEFR इज मेजर्ड टू डिफरेंशिएट ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव प्रॉब्लम्स। लंग वॉल्यूम और PEFR जो होता है, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, वो डिफरेंट पैथोलॉजी जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकती है या रिस्ट्रिक्टिव हो सकती है उसको मेजर करने काम आता है। फोर्स एक्सपिरेटरी फ्लो, एक फ्लो फोर्स्ड एक्सपिरेटरी फ्लो होता है, राइट। तो इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है इसका सिट अप स्ट्रेट, पहले तो सीधे होके बैठ जाओ, गुड सील अराउंड द माउथ पीस, ठीक है ना, एक गुड सील लगा लो अपने माउथ पीस के अराउंड, ठीक। रैपिड इनहेल, मैक्सिमली इनहेल करो, विदाउट एनी डिले ब्लो आउट एज हार्ड एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है ना। पहले सिटअप स्ट्रेट कर लो, जो उसका माउथ पीस है उसको गुड सील से अपने माउथ से चिपका लो, ठीक है ना। रैपिड इनहेल करो, उसमें मतलब कि सांस लो पहले मैक्सिमली, ठीक। विदाउट एनी डिले ब्लो आउट हार्ड एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना डिले, कम डिले में पहले तो सांस खूब खींच लो अंदर, ठीक है ना। रैपिड इनहेल मैक्सिमली, फिर ब्लो आउट करो एज सून एज पॉसिबल, राइट, ठीक है ना। कंटिन्यू द एक्सेल अंटिल द पेशेंट कांट ब्लो नो मोर। तो कंटिन्यू करो एक्सेल को कि पेशेंट जहाँ तक सांस और नहीं छोड़ पाएगा। एक्सपिरेशन शुड कंटिन्यू एटलीस्ट 6 सेकेंड इन एडल्ट एंड 3 सेकेंड इन चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर। तो एक्सपिरेशन जो है वो एटलीस्ट 6 सेकेंड तक होनी चाहिए, मतलब कि माना जाता है कि 6 सेकेंड तक होती है, और 3 सेकेंड जो होती है बच्चों में होती है। रिपीट एटलीस्ट 3 टेक्निकली एक्सेप्टेबल टाइम्स विदाउट कफ, एयर लीक एंड फॉल स्टार्ट। इसको एटलीस्ट 3 बार हमें लेना चाहिए ताकि कोई हमारी टेक्निकल फॉल्ट ना हो, विदाउट कफ, जैसे कफ ना आए, एयर लीक ना हो या फॉल स्टार्ट ना हो, ऐसा कुछ करके हमें लेना चाहिए। तो नॉर्मल स्पायरोग्राम क्या है कि ये जैसे वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है ना, कि कितने ही हम लोग वॉल्यूम छोड़ सकते हैं। तो हम लोग 1 से 1.5 सेकेंड में FeE1 ये आ गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है, इतनी वॉल्यूम छोड़ सकते हैं। और मतलब कि FPC फोर्स वाइटल कैपेसिटी, कितनी हम लोग और सांस निकाल सकते हैं, तो ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी अपनी हो गई, ठीक है ना। मतलब क्या है, देखो समझने की कोशिश करो कि 1 सेकेंड हमने कितनी वॉल्यूम निकाली, और ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी कितनी वॉल्यूम हम लोग एक्सेल कर सकते हैं। हाउ टू इंटरप्रेट एबनॉर्मल PFT, कैसे हम लोग एबनॉर्मल PFT एक्सेल मतलब निकालेंगे। इफ़ FPC एंड FP1 रेशियो इज़ लेस देन 80%, राइट। अगर इसका जो रेशियो है FPC एंड FP1 का रेशियो जो है लेस देन 80% है, दैट इज़ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेलिंग इज अराउंड अप्रॉक्स 80% विद इन 1 सेकेंड, इज दैट इज़ FeV1। मान लो कि जो है कि तुम्हारा FeV1 जो है अपॉन FPC, FeV1 जो है हो जाना चाहिए लगभग 80% तुम्हारा पहले सेकंड में हो जाना चाहिए एक्सपीरेशन, राइट। अगर ये उससे कम है FeV1, जैसे फोर्स वाइटल कैपेसिटी वो कैपेसिटी है कि जो तुम ERV जितना मतलब कि IRV प्लस TV प्लस ERV तुम्हारा जितना तुम एक्सेल कर सकते हो, एक सेकंड मतलब कि कर सकते हो, पूरा इतना कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब FPC दैट इज़ दैट वैल्यू जो तुम मैक्सिमली सांस लेने के बाद मैक्सिमली छोड़ सकते हो, राइट, वो FPC है, ठीक। और फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड क्या है, वो वॉल्यूम जितना तुम छोड़ पा रहे हो पहले सेकंड में तुमने कितनी वॉल्यूम छोड़ी, बस यही चीज़ है। अगर वो वॉल्यूम 80% से जो FeE1 वाली वॉल्यूम है वो 80% ऑफ FPC है, उससे या कम है, तो कोई पैथोलॉजी होगी, ठीक है ना। लेकिन इस पॉइंट पे हम उस पैथोलॉजी को नहीं समझ सकते, ठीक है। यही चीज़ बोल रहा है ये सजेशन ऑफ पैथोलॉजी। अब समझो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ठीक है ना, तो ये 1 सेकेंड वाली है।
FeV1 इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली ब्लोन आउट इन 1 सेकेंड. ठीक है, यही चीज़ मैं बता रहा था. आफ्टर फुल इंस्पिरेशन, फुल इंस्पिरेशन के बाद तुम्हारा कितना वॉल्यूम फोर्सिबली तुम ब्लो कर पा रहे हो, दैट वॉल्यूम इज FeV1 in 1 second. Average value of FeV1 in healthy people depend on mainly on sex and age, height and mass. तो एवरेज वैल्यू जो है हेल्दी पीपल में एज, सेक्स, मास पे डिपेंड करता है. ठीक है ना, हाइट, मास पे. वैल्यू बिटवीन 80% एंड 120% आर कंसीडर्ड नॉर्मल. 80% से 120% तक वैल्यू नॉर्मल मानी जाती है. ठीक है ना. तो force vital capacity is that capacity is the volume of air that can be forcefully blown out after full inspiration. फुल इंस्पिरेशन के बाद में तुम्हारा कितना वॉल्यूम FVC, मतलब कितना तुम फोर्सफुली ब्लो आउट कर सकते हो, पूरा वॉल्यूम. ठीक है ना, वही वॉल्यूम है, बताया भी था. तो FeV1 इज टू FVC रेशियो हम लोग बताते हैं इसमें. ठीक है, तो FeV1 टू FVC रेशियो इज द रेशियो ऑफ FeV1 टू FVC इन हेल्दी एडल्ट. दिस शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80%. ठीक है ना. तो ये 75 to 80% इन हेल्दी एडल्ट होगा, राइट. फोर्स एक्सपिरेटरी फ्लो. व्हाट इज फोर्स एक्सपिरेटरी फ्लो? फोर्स एक्सपिरेटरी फ्लो इज द फ्लो और स्पीड ऑफ एयर कमिंग आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग द मिडिल पोर्शन ऑफ द फोर्स एक्सपिरेशन. फोर्स एक्सपिरेशन के मिडिल में कितना, जैसे फोर्स एक्सपिरेशन हुआ कोई फोर्स एक्सपिरेटरी फ्लो अगर हुआ, ये फ्लो और स्पीड है तुम्हारा कितनी स्पीड से मिडिल ऑफ द एक्सपिरेशन पे फ्लो आ रहा है एक्सपिरेशन का. ठीक है ना, समझ में आ रहा है. फोर्स एक्सपिरेटरी फ्लो, ठीक है, मानता हूँ टफ है, लेकिन ठीक है, समझने की कोशिश करो. फोर्स एक्सपिरेटरी फ्लो वो फ्लो है, वो स्पीड है जिससे कि एयर जो है बाहर आ रही है. ठीक है ना, मिड एक्सपिरेशन पे, राइट, मिड पोस्ट एक्सपिरेशन पे, राइट. जनरली डिफाइंड एज फ्रैक्शन. कौन से फ्रैक्शन से? दिस यूजुअल इंटरवल्स आर 25%, 50% एंड 75%. तो हम लोग ये देखते हैं कितनी, मतलब कि कितनी फ्लो से मिड इंस्पिरेशन पे, इंस्पिरेशन के दौरान वो मतलब आता है, वॉल्यूम ऑफ एयर आता है. ठीक है ना, एयर मतलब कि स्पीड, कितने स्पीड से वो आता है. ठीक है ना. तो हम लोग 25% पे देखते हैं, 50% पे देखते हैं, 75% पे देखते हैं इंटरवल्स पे. आइडेंटिफाई एन ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम. कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम को? ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, COPD, एयर फ्लो रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ नैरोइंग ऑफ एयर फ्लो जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. मतलब फ्लो, ये जो फोर्स एक्सपिरेटरी फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो FeV1 इज रिड्यूस. तो पहले सेकंड में जो तुमको फोर्स जो है, देखो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है ना, नैरोइंग हो गई है एयरवे की, तो वो रिड्यूस हो जाएगी. FeV1 टू FVC रेशियो 75 to 80% नॉर्मल होती है, वो रिड्यूस हो जाएगी अभी, राइट. स्पायरोग्राम इज कंटिन्यूड टू 6 सेकेंड टू एम्प्टी लंग. अब 6 सेकेंड जो होता है नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन होता है, जो हम लोग मान के चलते हैं कि वो इसमें तुम्हारी लंग्स जो है एम्प्टी हो जाएंगी, राइट. तो स्पायरोग्राम इज कंटिन्यूड टू 6 सेकेंड टू एम्प्टी लंग. ठीक है, स्पायरोग्राम को हम लोग 6 सेकेंड तक रखते हैं ताकि वो एम्प्टी हो जाए. FVC इज ऑल्सो रिड्यूस बिकॉज गैस इज ट्रैप्ड बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाई. जो FVC है वो ऑल्सो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है ना. स्पायरोग्राम इज कंटिन्यूड टू 6 सेकेंड. अब स्पायरोग्राम जो होता है हम उसको कब तक कंटिन्यू करते हैं? 6 सेकेंड तक कंटिन्यू करते हैं. ठीक है ना, एम्प्टी द लंग. तो FVC इज ऑल्सो रिड्यूस बिकॉज द गैस इज ट्रैप्ड बिहाइंड द ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाई. अभी ब्रोंकाई जो है ऑब्स्ट्रक्टेड हो गए, FVC भी रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है ना, इसमें FVC भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि जो एयर है वो वहाँ पे ट्रैप्ड है. ठीक है, ब्रोंकाई के पीछे. द कार्डिनल फीचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट इज रिडक्शन इन द FeV1 टू FVC रेशियो. FeV1 ज़्यादा रिड्यूस होगा FVC से, इसलिए हमारा जो कार्डिनल फीचर है ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्ट का वो होता है रिडक्शन. वो होता है किसका? रिडक्शन इन FeV1 टू FVC रेशियो, इसका रिडक्शन होता है. ठीक है ना. इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज जैसे अस्थमा, COPD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, FeV1 इज डिमिनिश्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस टू एक्सपिरेटरी इनफ्लो. ये FeV1 ये डिमिनिश हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस टू एक्सपिरेटरी फ्लो. ठीक है ना, रेजिस्टेंस होगा तो FeV1 डिक्रीज हो जाएगा. द Fe may be decreased due to premature closure of airway in expiration. प्रीमेच्योर
क्लोजर हो गया तो उसी से मतलब जो है एक्सपिरेशन में डिक्रीज कर जाएगा एफपीसी, ठीक है ना। दिस जनरेट्स रिड्यूस वैल्यू। तो रिड्यूस वैल्यू जो होता है 80% से कम होना चाहिए, ऑफन 45% तक ये आता है, ठीक है ना। तो 60 to 80% अगर रिड्यूस पे आ गया, अगर एफ ई वी वन अपॉन एफ पी सी रेशियो, तो 60 to 80% में माइल्ड होता है, 40 to 60% में मॉडरेट होता है, 60 to 80 पे माइल्ड, 40 to 60 पे मॉडरेट, और लेस देन 40 हो गया तो सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया चीज़। तो ऑब्स्ट्रक्टिव का डायग्राम बना दो। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, जैसे FeV1 में अभी तो रिड्यूस हो गया तो ये कम जाएगा थोड़ा, तो ये कम पे ही ये मतलब ये कम आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। और FVC रेशियो देखो, ये ग्राफ जो है नॉर्मल है, लेकिन जो है यहाँ पे FeV1 की V1 की रेशियो वॉल्यूम जो है ये कम हो गई, बस यही चीज़ है, यही डिफरेंस है, ये इसकी वॉल्यूम जो है ये कम हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर पे ये क्या होता है, देखो ये वॉल्यूम है तुम्हारा, और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है वॉल्यूम हो गया, और ये तुम्हारा है कितना मतलब एयरवे कैसे आ रही है, ठीक है ना। 0.4 और 0.4 पे हम लोग देखते हैं, ठीक। तो यही चीज़ है, यही ग्राफ से तुम्हें ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी जैसे स्कूप बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो पूरा ये सेमी सर्कल है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में ये ऐसा स्कूप टाइप का बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि FeV1 जो है अभी ये कम हो रही है, ठीक है ना, तो इसलिए स्कूप टाइप का ये ऐसा बन रहा है, ठीक। रेस्ट्रिक्टिव प्रॉब्लम पे हम लोग जाएंगे। तो रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स कैन बी कॉज्ड बाय डिजीजेज ऑफ द लंग पैरेन्काइमा, लंग फाइब्रोसिस एंड चेस्ट वॉल डिजीज। रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में क्या होगा, ये डिजीजेज होते हैं लंग पैरेन्काइमा की, जिसमें कारण से लंग फाइब्रोसिस हो जाएगा, चेस्ट वॉल डिजीजेस, चेस्ट वॉल डिजीजेस हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर जो रेस्ट्रिक्ट करे। दिस प्रिवेंट्स द फुल एक्सपेंशन ऑफ द लंग, देयरफॉर एफवीसी में बी रिड्यूस्ड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, प्रिवेंट करता है फुल एक्सपेंशन ऑफ द लंग, फुल एक्सपेंशन को मतलब कि रिड्यूस करता है। जैसे कि कोई अगर लंग पैरेन्काइमा में अगर कोई डिजीज़ हुई, फाइब्रोसिस हुई, तो वहाँ पे एयर ही नहीं जाएगी, या कोई चेस्ट वॉल डिसऑर्डर हुआ तो वहाँ पे एयर ही नहीं जाएगी, तो उससे क्या होगा, एफवीसी तुम्हारा डिक्रीज हो गया। FeV1 इज इंक्रीज बिकॉज द स्टिफनेस ऑफ द फाइब्रोटिक लंग इंक्रीजेज द एक्सपिरेटरी प्रेशर, ठीक है ना। तो FeV1 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि फाइब्रोटिक लंग्स में एक्सपिरेटरी प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है ना। स्टिफनेस ऑफ द फाइब्रोटिक लंग्स ये इंक्रीज़ कर देता है हमारे एक्सपिरेटरी प्रेशर को, है कि इंस्पायर्ड एयर कम्स आउट वेरी क्विकली रिजल्टिंग विद हाई FeV1। तो एक्सपायर्ड एयर बहुत ही जल्दी आ जाती है बाहर, जो कि होती है दैट रिजल्ट्स इन हाई FeV1 टू FVC रेशियो। तो ये चीज़ है, ये देखो एकदम पास आ गया ना, एकदम पास एकदम से वॉल्यूम गया, ठीक है ना, एकदम पास आ गया FeV1 और FVC, ठीक है ना, ये बढ़ जाएगा। और यही चीज़ है, अब देखो ये जैसे ये जो है तुम्हारा टाइम है, ये फ्लो है, ठीक, वही चीज़ ग्राफ को दिखा रहा है, ये फ्लो है, ये क्या है, ये फ्लो है, ये टाइम है। तो टाइम के साथ क्या होता है कि अगर देखो मान ले कि तुम्हारा क्या होता है, जैसे इंस्पायर तो नॉर्मल है, जैसे इंस्पायर किए तुमने, इंस्पिरेशन की तुमने, इंस्पिरेशन तो तुम्हारा कम ही होगा, बिकॉज तुम्हारा FVC कम है, तो इंस्पिरेशन देख लो, इसका ग्राफ जो है कम की तरफ आ रहा है। लेकिन एक्सपिरेशन में क्या होगा, पहले तो एकदम से जाएगा, एकदम से गया, और फिर एक्सपिरेशन पे ये एकदम से नीचे गिर गया, ठीक है, समझ में आता है ये चीज़। तो ये बात रही रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के बारे में। तो इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।